हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेट, आपके चुंबक। मैग्नेटिज्म क्या होती है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकों के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, जिससे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा और एक चीज मेरी हमेशा याद रखिए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप 101% सीटेड एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहती हूँ। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर भी पेपर नहीं निकलता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर को रटने पर भी पेपर नहीं निकलता, एनसीईआरटी के रट्टे मारने पर भी पेपर नहीं निकलता। पेपर केवल और केवल तब निकलता है जब हम लोग अपनी नॉलेज को स्ट्रांग रखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखते हैं, तो नंबर तो दोस्तों पीछे पीछे आ ही जाते हैं। तो चलो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से आपके पेपर में कैसा कैसा सवाल बन सकता है। तो ये चुंबक क्या होते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है लोहे को या लोहे जैसे पदार्थों को, उसे एक चुंबक कहा जाता है, एक मैग्नेट कहा जाता है। दोस्तों, मैग्नेट के पास दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तर ध्रुव, एक होता है दक्षिण ध्रुव। तो इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा ताकत एक मैग्नेट की कहाँ है? ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में पूछा गया था। अगर मैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात करूं, यहाँ पर मैग्नेट की ताकत सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। आप लोहे के पीसेस को लो, छोटे छोटे तोड़ो और एक कार्डबोर्ड के ऊपर फेंको। अगर आप उसके ऊपर चुंबक को रखते हो तो आप एक चीज देखोगे कि लोहे के पीसेस सबसे ज्यादा उत्तर और दक्षिण ध्रुव के पास जाके चिपकेंगे, क्योंकि एक चुंबक की ताकत सबसे ज्यादा उसके पोल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारे से पॉइंटर्स बताऊंगी जहां से पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो मैग्नेट के पास दो ध्रुव हैं, एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है मेरे दोस्तों। ठीक है, डन। वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पर चुंबक की चुंबकत्व होती है, चुंबक का इफेक्ट होता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर मैं मैग्नेट के पास एक लोहे के पीस को लेके आऊं तो लोहे का पीस फटाफट से चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, दूर से ही आकर्षित हो जाता है। क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि मैग्नेट जो है, या आपका चुंबक जो है, ठीक है, मैग्नेट है, इसके आर पार मैग्नेट की फील्ड्स प्रेजेंट होती है, चुंबक का क्षेत्र मेरे दोस्तों प्रेजेंट होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दूर से ही लोहे के पीस को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड मेरे भाइयों कहा जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आपके मैग्नेट के आर पार जो भी रीजन है जहां पर मैग्नेट का बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर आपका मैग्नेट बहुत ताकतवर है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, अगर आपका मैग्नेट इतना ताकतवर नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र आपका कम होगा। ये बात ध्यान रखना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस प्रकार से क्लोज्ड सर्कल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। गाइस, उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक आपके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बनता है? एग्जामिनर मैग्नेट से रिलेटेड आपको दो चार पॉइंट्स देता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, वहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहां से कहां चलती हैं? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चलती है। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बात मेरे दोस्तों ध्यान में रखना। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर तो ऑपोजिट ध्रुव आप एक दूसरे के सामने लेके आओ तो चुंबक उन्हें अट्रैक्ट करेगा, दो चुंबक आकर्षित होंगे। लेकिन अगर आप सेम ध्रुवों को, जैसे उत्तर ध्रुव के सामने उत्तर ध्रुव लेके आओगे तो चुंबक इन्हें रिपेल करता है, रिपल्शन शो करता है। ये सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी भी मेरे दोस्तों इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये हमेशा आप देख सकते हैं, नॉर्थ पोल से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ डायरेक्शन के अंदर ये आपकी ट्रेवल करती। ठीक है, अब एक आपका ना
मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कैसे हुई, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आई हूँ, पूरा टॉपिक आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी बारीकी से एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को। दोस्तों हुआ क्या, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, विद्युत के ऊपर। सडनली क्या हुआ, विद्युत के ऊपर काम करते करते उनका ना गलती से मैग्नेटिक कंपास जो है वो वहीं पास में रह गया, ठीक है। जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, मैग्नेटिक कंपास हिला। वो हैरान हुए, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, फिर स्विच ऑन किया, फिर देखा मैग्नेटिक कंपास फिर हिला। यार उन्होंने सोचा मैं तो करंट को ऑन कर रहा हूं ना यार, मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है, चुंबकत्व के बारे में बताता है, ये क्यों हिल रहा है। करंट पास हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के हिलने का मतलब क्या है। वहां से उन्होंने प्रूफ करा, और ये गलती से धक्के से ही प्रूफ हुआ था एक तरीके से, ठीक है, कि ये प्रूफ हुआ था कि आपका जहां पर भी करंट फ्लो करता है वहां चुंबकीय क्षेत्र होती ही होती है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, ये उन्होंने राइट हैंड थंब रूल द्वारा बताई। तो सब लोग अपने अपने राइट हैंड को बूम करके आगे कर लो एक बारी, मैं आपको राइट हैंड थंब रूल समझाती हूँ। उन्होंने क्या किया, कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे के पीसेस को डाला, बीचों बीच इसमें से, ठीक है, जो तार है उसको पास कर दिया। तो बीचों बीच इसमें से एक वायर पास करी और इस वायर में से करंट को फ्लो करा। तो वायर इसमें से पास हुई और इसमें से करंट फ्लो हुआ। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर आपके क्या बने, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए, ठीक है। करंट के फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और गोल 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 कंसेंट्रिक सर्कल बन गए। अब कहते हैं कि यार डायरेक्शन देखते हैं हम, क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है, ये पता चल गया, लेकिन इनकी दिशा क्या होगी ये देखते हैं। तो ये आपके राइट हैंड थंब रूल द्वारा पता चली। अगर हम अपने राइट हैंड को उठाएं, मान लो ये तार है जिसमें से करंट पास कर रहा है, ध्यान से सुन लेना, आज मैं आपको चैप्टर अच्छे से समझा रही हूँ, इससे रिलेटेड प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो फोकस से ढंग से मेरी बात सुनो, लास्ट में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे फिर प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये एक तार जिसमें से करंट पास कर रहा है, ये मेरा राइट हैंड है गाइस, राइट हैंड। मैंने करंट की डायरेक्शन जहां पर है उस डायरेक्शन में अपना थंब रख लिया इस प्रकार। ये जो उंगलियां हैं ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताती है, ये उंगलियां अंदर को मूव कर रही हैं। अगर करंट ऊपर को होगा तो उंगलियां अंदर को इस प्रकार मूव करेंगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज करो करंट नीचे को फ्लो कर रहा है तो अपने अंगूठे को नीचे को करूंगी, और ये जो फिंगर्स हैं ये मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो फिंगर्स बताएंगी कि फिंगर्स आपकी क्लॉकवाइज मूव करी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो घड़ी के कांटे की तरह क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हुई उनकी डायरेक्शन क्या थी, वो राइट हैंड थंब रूल मेरे दोस्तों बताता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ, अगर करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, करंट अगर ऊपर को फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, आप राइट हैंड थंब रूल से बताओगे, बता देना भाई क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्या बड़ी बात है, ठीक है जी। यहाँ तक इजी समझ में आ गया सभी लोगों को। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। गाइस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो कैसे होती है। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक सर्कल है, सर्कुलर है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे हम इस तार से दूर मूव करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो ताकत है वो कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, कितना जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ताकत। अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ताकत ज्यादा होगी, अगर करंट कम फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ताकत जो है वो आपकी कम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो चुंबकत्व का असर कम होता रहता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इतनी ताकत नहीं है जितनी मेरे दोस्तों करंट कैरिंग कंडक्टर के पास है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग के अंदर रखने जरूरी है, क्योंकि इन छोटे छोटे पॉइंट से छोटे छोटे सवाल एग्जामिनर पेपर में पूछ लिया करते हैं। अब सोलिनॉइड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि सोलिनॉइड हम किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है आपका, उसे सोलिनॉइड कहा जाता है। मेरे दोस्तों एक तार जिसमें से करंट पास कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो आपकी सोलिनॉइड होती है। तो ये एक वायर जिसमें से आप करंट को फ्लो करा रहे हो, ये आपका सोलिनॉइड है, ठीक है। अच्छा, आप क्या सोलेनॉइड की ताकत को बढ़ा सकते हो, बिल्कुल। अगर आप सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन को डाल दो तो ये जो सोलेनॉइड है, ये जो आयरन है मेरे दोस्तों, ये एक परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है, ठीक है। ये क्या बन सकता है, एक परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है अगर आप सोलेनॉइड के अंदर ऐसे एक सॉफ्ट आयरन लोहे के पीस को डाल देते हो।
तो ये तार है जिसमें से करंट पास हो रहा है, ये तार है जिसमें से करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, और जैसे ही हम आयरन के पीस को इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ये भी मैग्नेटिक नेचर का मेरे दोस्तों हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को? तो चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक कि सोलेनॉइड क्या होता है? आई होप अब तक सबको क्लियर है। ध्यान में रखना, मैग्नेट जो होता है चुंबक, उसकी सबसे ज्यादा ताकत उसके उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे प्रेजेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र वो रीजन है जहां पर एक मैग्नेट की ताकत मेरे दोस्तों, जहां तक एक मैग्नेट का प्रभाव फैला हुआ है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, और मेरी पॉजिटिविटी दूर दूर तक कहां तक फैली हुई है दोस्तों, वहां तक मेरी ताकत है, वो मेरा रीजन है, वो मेरा पॉजिटिविटी फील्ड है। ऐसी एक मैग्नेट की ताकत जहां तक फैली होती है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उतना ताकतवर आपका एक चुंबक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सारे लोग याद में रखना। अगर आप ऑपोजिट ध्रुवों को सामने लेके आते हो, ठीक है, अगर ऑपोजिट ध्रुव आपके आमने सामने आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट की तरफ, और अगर आप सेम ध्रुवों को लेके आते हो तो वो रिपेल करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर? और राइट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन है तो आप राइट हैंड रूल से ये बता सकते हो कि इस डायरेक्शन के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। डन है दोस्तों, सोलेनॉइड समझ गए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सोलेनॉइड होता है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, क्योंकि जहां जहां करंट फ्लो करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप सॉफ्ट आयरन के पीस को इसके अंदर डालो, ये एक परमानेंट मैग्नेट भी इसे बना सकता है। अब दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है कि आगे हम लोग फ्लेमिंग के हैंड के रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। फ्लेमिंग के रूल समझाने वाले मैं आपको, ठीक है। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? आपने फ्लेमिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एक बार ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था जिसमें फ्लेमिंग के रूल से रिलेटेड पूछा गया था। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, और आज ही इसको समझ के पक्का कर लेना कि यार फ्लेमिंग के अंदर कोई डाउट ना हो, ठीक है, आपको ऐसा ना हो कि फ्लेमिंग के रूल्स के अंदर आपको कोई डाउट है, ठीक है। चलो मैं अब आपको फ्लेमिंग के रूल समझाती हूँ। गाइस, जब भी हम, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट कैरी हो रहा है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो उस पर कुछ बल लगता है, उस पर कुछ धक्का लगता है, कुछ बल लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैम, बल क्यों लग रहा है? ठीक है, मैं बता सकती हूँ आपको बल क्यों लगता है, आ जाओ मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझो दोस्तों। अब ये इसके अंदर ना करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो ध्यान से, ये जो वायर आप लोग देख रहे हो, ये जो आप एक प्लेट देख रहे हो, इसके अंदर करंट पास हो रहा है। आप लोगों को एक चीज मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दी कि जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी। तो जब ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके आसपास भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस है, ठीक है। तो इसके आसपास भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है ही है। अच्छा, आप अगर इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, एक चुंबक के अंदर रख दो, तो ऑब्वियसली चुंबक का प्रभाव इस पे पड़ेगा। तो चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को कुछ बल देगी, कुछ फोर्स लगाएगी मेरे दोस्तों, तो इसके ऊपर लगता है एक फोर्स, और इसी फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बेसिकली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग के रूल से। तो मेरे भाइयों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। एक बारी पेपर के अंदर फ्लेमिंग के रूल से क्वेश्चन आ गया था, धुआं धुआं हो गया था मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रूल लगाऊं, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करूं, कौन सी डायरेक्शन में करंट करूं। तो मैं आपको फ्लेमिंग का रूल समझाने वाली हूँ, मैं आपको अच्छे से फ्लेमिंग का रूल समझाऊंगी। आप कोई भी क्वेश्चन जो पेपर के अंदर फ्लेमिंग से आएगा 101% सॉल्व कर पाओगे मेरी गारंटी के ऊपर, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्या आपने कभी एफसीआई सुना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? इसी कोड में यहाँ पे बस बी करना है, एफबीआई। तो आपको बस एक एफबीआई चीज याद रखनी है, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करते सारे के सारे मेरे दोस्त अपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालो, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप लोग अपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालो। ये लेफ्ट हैंड के अंदर जो ये पहला थंब है, ये मुझे फोर्स के बारे में बताता है, एफ। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, बी, एफ बी। और ये आपको मिडल उंगर जो है करंट के बारे में बताते हैं, तो एफ बी आई,
ये आपका एफबीए है, ठीक है। आपको तीनों की तीनों उंगलियों को 90 डिग्री के ऊपर यानी कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के स्ट्रेच कर लेना है। तो हमने इन तीनों उंगलियों को कैसे स्ट्रेच कर लिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री टू ईच अदर हमने स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आ जाओ मेरे दोस्तों अब हम लोग कहानी को समझते हैं। सपोज करो एग्जामिनर आपको देता है कि आपको लगाना है कि बल कितना लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट जा रही है। लेट सपोज ये क्वेश्चन आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी कौन सी उंगली बताती है, ये वाली उंगली, ठीक है। ये कैसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो मैंने कह दिया ये लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो बल कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर को। आप थंब की डायरेक्शन देखो ऊपर को, तो आप बोलोगे इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो ऊपर की दिशा के अंदर लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछता है। एग्जामिनर पेपर में पूछता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक ऐसी चीज, ऐसी फील्ड के अंदर रख रहे हैं जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन के अंदर लगती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कैसे लगती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट, ऐसे ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में। उसमें बल कैसे लगेगा, बल ऑब्वियसली नीचे को लगेगा, तो आप बताओगे कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा फोर्स कौन सी दिशा में लगेगा, ठीक है। और अब आपसे पूछेगा अगर ये ऐसे मूव करे, करंट टूवर्ड्स हमारी तरफ को करंट लगेगा, तो करंट हमारी तरफ को लगेगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए आपको बस इतना दे दिया जाता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ भी डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे है मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक ऐसे वस्तु को रख रहे हैं, इस वस्तु के ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, इस पे बल क्या लगेगा। मैं फटाफट से अपने लेफ्ट हैंड को खोलूंगी, मैं देखूंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को दे दी, तो मैंने उंगली को नीचे को कर दिया, और करंट किधर को लगेगा, ऑब्वियसली उस साइड को लगेगा, तो मैंने बोल दिया ठीक है करंट लगेगा लेफ्ट टू राइट, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में पूछा गया था मेरे भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बहुत बारी बताया भी है, ठीक है, बहुत बारी प्रैक्टिस भी कराए, जो मैं आपको भी समझाती हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाती हूँ। एन इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत बार एग्जामिनर पूछते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, मोटर में क्या होता है गाइस, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में, ये प्रश्न हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, जैसे ही आप करंट पास करते हो तो करंट के पास करते ही करंट आपका फ्लो करना शुरू होता है। जैसे ही आपका करंट फ्लो करता है मेरे दोस्तों, तो करंट कॉइल के अंदर जैसे ही फ्लो करता है, यहाँ पे एक्सटर्नल, अब करंट फ्लो हुआ तो इस कॉइल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, चुंबकीय क्षेत्र, हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेट प्रेजेंट होते हैं आपके मिक्सी में, आपके पंखों में, तो ये इसके ऊपर बल लगाते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो इसके ऊपर मेरे दोस्तों कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉइल है ये तेज 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 आपकी घूमने लगती है और आपकी मोटर काम करती है। तो मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है, और ये आपके मैग्नेट्स का ही एक इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी के सभी लोगों को समझ में आ गया, क्लियर। समझे, डन हो गई बात। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे फैराडे के लॉ के ऊपर, ठीक है। पर फैराडे के लॉ से रिलेटेड कुछ हमें पढ़ना है गाइस। अभी हमने उल्टा देखा, हमने क्या देखा कि जब भी करंट पास करता है, ठीक है, कहीं से भी जब भी करंट पास करता है तो वहां पर आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है ना। करंट के पास करने पर एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये बात हम सबने देखी। देन ठीक है, अब क्या उल्टा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क, वाइस वर्सा इज पॉसिबल और नॉट। मेरे दोस्तों बिल्कुल इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है। अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक वायर ले ली, वायर को मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी वायर है, वायर को मैंने किसके साथ अटैच कर दी, गैल्वेनोमीटर। अब मैग्नेट को जब मैं अंदर बाहर करूंगी,
ठीक है। अब ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा चुंबक है, मैं चुंबक को मान लो इसके अंदर करूं, इससे बाहर निकालूं, इससे अंदर करूं, इससे बाहर निकालूं, जब मैं मैग्नेट को अंदर बाहर करूंगी एक, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है, हमें डिटेक्ट करके बताता है कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता है, करंट फ्लो, करंट प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमें बताता है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को अंदर बाहर करते हो, चेंज करते हो मैग्नेटिक फील्ड को, उस टाइम पे करंट मेरे दोस्तों प्रोड्यूस हो जाता है, और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड मतलब धक्के से प्रोड्यूस किया गया करंट, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब एग्जामिनर एक सवाल और पेपर में पूछता है कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें बताता है जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। गाइस देखो, मैं फिर से बताती हूँ, आपका राइट हैंड थंब रूल जो है, ठीक है, बूम, ये हम लोगों को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। ये राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है, पहला पॉइंट, ठीक है, ये याद रखना। डन होगी बात, ठीक है। ये है कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, जो हमें बताएगा कि क्या डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, हो गया डन। फ्लेमिंग का मेरे दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को ये तो राइट हैंड थंब रूल था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को ये बताता है कि जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है धक्के से एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले रहे हैं तो वो बताता है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड समझ गए आप, थंब रूल आप समझ गए। अब फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो हमें ये बताता है कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, विद्युत प्रोड्यूस हो रही है, वो किस दिशा में प्रोड्यूस हो रही है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कोड सेम ही है, जैसे आपका FBI था, ये भी FBI है, बस हाथ चेंज हो गया। F बोले तो फोर्स, B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, और I बोले तो आपका करंट, तो ये FBI है। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जो हमें ये बताएगा कि जो करंट प्रोड्यूस हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है। मान लो एग्जामिनर ने आपको इस प्रकार से दे दिया कोई क्वेश्चन कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक, ठीक है, कंडक्टर को रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ले रहे हैं मान लो राइट टू लेफ्ट फॉर एग्जांपल, ऐसे दे दिया एग्जामिनर ने। ये है आपको बताना है कि इस कंडक्टर के अंदर ना करंट इंड्यूस हो रहा है, धक्के से करंट पैदा हो रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर करंट पैदा हो रहा है ये आपको बताना है। जब आपको ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो करंट अंदर को प्रोड्यूस होगा तो हम लिखेंगे इनवर्ड्स। करंट प्रोड्यूस होगा मेरे दोस्तों किधर को, इनवर्ड्स को, अंदर को प्रोड्यूस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान के अंदर रखना, ठीक है, ये बात ध्यान के अंदर रखना। क्लियर है। डन, समझ गए। चलो मेरे भाइयों आ जाओ, अब इसकी हम लोग ये देखते हैं कि ये यूज कहाँ पे होता है। आप लोगों ने कभी जनरेटर देखा है, ठीक है, आप लोगों के घर जनरेटर लगा हुआ है, चलो अगर जनरेटर नहीं लगा तो इन्वर्टर तो जरूर लगा होगा। तो जनरेटर और इन्वर्टर इसी से काम करता है मेरे दोस्तों, ठीक है, जनरेटर और इन्वर्टर इसी से काम करता है। तभी मैं आपको कहती हूँ कभी भी 6वीं से 8वीं क्लास के NCERT पेपर पास नहीं करवाएगी। मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी पेड के अंदर क्लासेस, वो क्लासेस के अंदर मैं 6 से लेकर 10th क्लास तक के NCERT कवर करूंगी और एक एक चीज को डीप में कवर करूंगी। पहले ही बता दूं, सीटेट का जो सिलेबस दिया हुआ है इतना सा सिलेबस है, मैं इतना सा सिलेबस कभी नहीं पढ़ाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा बड़ा कंटेंट पढ़ाती हूँ, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप ये सोच के चलो अगर कि मैम तो 5-10 क्लासेस लेगी, नहीं, मेरी बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, मैं इतना कंटेंट पढ़ाती हूँ और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी तैयारी नहीं करवाती। तभी मेरे पढ़ाए बच्चे 30 में से 30 भी साइंस के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में कुछ दे ही नहीं रहा यार, कुछ दे ही नहीं रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ज्वाइन करना है 7973700450 मेरा नंबर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया डीप तरीके से हम लोग पेड क्लासेस में पढ़ेंगे। सीटेट के अंदर डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी, डिस्काउंट आपका चल ही रहा है, और डिस्काउंट के अंदर कोर्सेज भी आप लोगों को मैं दिलवा दूंगी। मेरे नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर देना मेरे भाइयों, ठीक है, मैसेज, यार कॉल कभी कभी ऐसा होता है लग नहीं पाती है, बात हो नहीं पाती है, तो आपको मैसेज ड्रॉप करना। डन। अब आती है बात इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट ऑब्वियस ऐसे ही काम करता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। आपकी लाइट चले जाती है, आप बोलते भाई मेरे घर तो लाइट चलेगी, दूसरा व्यक्ति कह रहा है भाई मेरे घर भी लाइट चलेगी, लेकिन हम बोलते भाई हमारे घर तो इन्वर्टर है,
फुल ऑन लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है मेरे भाई, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली आपकी यांत्रिक ऊर्जा है। जब आपकी लाइट चली जाती है मेरे दोस्तों, ये मैग्नेट्स ना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी करंट प्रोड्यूस होता है, कॉइल मूव करते हो और इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, तो आपका करंट प्रोड्यूस करते हैं गाइस ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इसके ऊपर भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, इसकी डायरेक्शन आप लोग बता सकते हो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की मदद से। क्लियर। अर्थ वायर आपके हरे रंग की होती है, आपकी जो स्विचेस में लगी होती है लाइव वायर होती है, और ये आपकी होती है न्यूट्रल वायर। क्लियर फ्रेंड्स, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं, ये ध्यान से देख लो। हम चुंबक की चुंबकत्व को खो देते हैं अगर हम उसे हीट करते हैं, इस पे बहुत बारी क्वेश्चन सीटेड में है। अगर आप चुंबक को गिरा देते हो तब भी इसकी चुंबकत्व को खो देते हो, अगर आप हथौड़ी से किसी चुंबक को पीटते हो तब भी इसकी चुंबकत्व को खो देते हो मेरे दोस्तों। तो मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को हम लोग लूज कर देते हैं अगर हम इसको जलाते हैं, एक हाइट से गिरते हैं या फिर हथौड़ी से पीटते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन पूछा है। मैं तो कहती हूँ सभी के सभी लोग 7973700450, मेरा फोन नंबर स्लाइड पे आपको नीचे भी दिखता है, जिसको सीटेड के लिए ज्वाइन करना है भाई वो ज्वाइन कर ले, जीक्यूपी ले ले, गारंटी क्वालिफाइंग प्रोग्राम। अगर आप 75% टेक्स्ट बुक का कोर्स देख लेते हो और फिर भी पास नहीं हो पाते तो आपके सारे पैसे वापस किए जाएंगे, क्योंकि हमें पूरी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका जीक्यूपी है, आप लोगों के पैसे वापस। चूज करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो मेरे भाई आप कुछ सवालों को देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनो, चूज करो फटाफट से। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग। जो मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है जब हम इसे हीट करते हैं। चलो मेरे भाइयों आ जाओ जल्दी से फटाफट और बताओ इसका आंसर क्या होगा। यार सेशन को शेयर जरूर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मेरी क्लास 10 AM के ऊपर लगती है, 10 AM को आपको रोज मेरे साथ लाइव जुड़ना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, निकल कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ऐसा नहीं है, निकल और कोबाल्ट दोनों के दोनों मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, ये मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो निकल और कोबाल्ट दोनों अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये अट्रैक्ट होते हैं और हमें गलत चुनना था, इनकरेक्ट। मैग्नेट लूज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी हीट करने पर, बिल्कुल। बार मैग्नेट को अगर हम पेयर पे लगते हैं तो अनलाइक पोल्स को ऑपोजिट रखना चाहिए, बिल्कुल, बीच में एक लकड़ी लगा के रखना चाहिए, मैग्नेटिज्म बचानी है तो। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल सही बात है। अगर उत्तर ध्रुव के सामने उत्तर रखोगे तो ये रिपल्शन करेंगे, उत्तर के सामने दक्षिण रखोगे तो ये मोहब्बत से रहेंगे। वैसे भी आपको पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट से है, जिनकी ऑपोजिट नेचर होती है वो साथ में रहना आसान होता है, क्योंकि एक बहुत चिल करता है, एक चुप रहता है, तो बढ़िया रहता है। अगर दोनों ही बोलेंगे तो लड़ाई सोचो कितनी होगी। निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। निकल और कोबाल्ट मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होते, ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, इफ these two pieces are brought closer to each other then they will attract each other, repel each other, may attract or repel, neither attract nor repel। बताओ। A magnet is broken into two pieces. If these two pieces are brought close to each other, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मे अट्रैक्ट और रिपेल, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल। गाइस बता दो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपके पेपरों के क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मे अट्रैक्ट और मे रिपेल। आ जाओ समझे, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को तोड़ रहे हैं। ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब आप इस मैग्नेट को तोड़ोगे तो यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ बन जाएगा, ठीक है, इधर आपका एक नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। फिर फर्दर तोड़ोगे तो यहाँ पे भी जो मैग्नेट आप इससे छोटा पीस बनाओगे नॉर्थ साउथ में चेंज होगा। अब अगर बाई चांस नॉर्थ को नॉर्थ के सामने ले आए, उत्तर को उत्तर के सामने, दक्षिण को दक्षिण के सामने ले आए, तो ये रिपेल करेगा।
अगर आप ऑपोजिट को सामने लाए, उत्तर के सामने दक्षिण को लेके आए, तो मेरे भाइयों ये अट्रैक्ट करेगा। समझ गए मेरी बात? तो ये ध्यान पे रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मे अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। गाइज ये था आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर। फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल ये एनसीईआरटी की छोटी क्लासेस तक नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे प्रश्न में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो कभी भी गुमराह मत हो, हल्के लेवल की तैयारी मत करो। एनसीईआरटीओ को रट्टे मारने से अच्छा इस चीज पर ध्यान दो कि मैं कैसे एनसीईआरटी को समझूं। और सबसे बेस्ट 10 बजे यूट्यूब फ्री क्लास होती है, उसमें ज्वाइन करो, ठीक है। और यार अगर आपको पेड कोर्स लेना है 7973700450 मेरे इस नंबर के ऊपर तुरंत आकर आप लोग मैसेज कर सकते हो। इस चीज का इंतजार बिल्कुल मत करो कि यार नहीं यार छोड़ो, मैं तो एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, 4 यूट्यूब चैनल से पढ़ लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर निकल जाएगा। ऐसे पेपर नहीं निकलता। लास्ट टाइम के रिकॉर्ड में सिर्फ 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने पास किया है, बाकी 11 लाख बच्चे जो हैं वो आपके फेल हो गए हैं। FAIL, फेल, ठीक है। 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 11 लाख फेल है। आप सोच के देखो कितना कम परसेंट रिजल्ट सीटेट ने निकाल के दिया। और इसमें मैं SST की भी बात कर रही हूँ, साइंस की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मत सोचो कि पैसे पैसे कोई वेस्ट नहीं होंगे। GQP प्रोग्राम है, अगर आप पास नहीं भी होते, 75% आपने कोर्स देख लिया, फिर भी आप पास नहीं हो, आपके पैसे वापस लो। और बताओ, तो पैसों की टेंशन मत लो, तैयारी करो, मेहनत करो। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ही जॉब मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल के लिए आप पेपरों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेरे भाइयों, ठीक है। आज आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन आप पेपर दे दोगे ना और उसके बाद जब पास नहीं होगे, तब आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो बाय गाइस, अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ठा करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और साथ के साथ क्लासेस के अंदर जुड़ते रहे लाइव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मेरे साथ। धन्यवाद।